नमस्कार विद्यार्थियों, एसवीएम क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको क्रिया के बारे में, क्रिया का एक पार्ट मैंने आगे पढ़ा रखा है, क्रम के आधार पर क्रिया। अब दूसरा पार्ट है प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया दूसरा पार्ट प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के भेद का पहला प्रकार है संयुक्त क्रिया। पहला है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या परिभाषा है? जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें दो क्रियापद होते हैं, कार्य एक है, क्रियापद दो है। जैसे माया ने खाना बना लिया। वाक्य क्या है? वाक्य माया ने खाना बना लिया। इसमें दो क्रियापद हैं। दो क्रियापद, एक क्रियापद ये खाना, दूसरा है बना लिया। तो दो क्रियापद होने की वजह से एक वाक्य संयुक्त क्रिया में जाएगा। आगे जैसे हेमराज ने खाना खा लिया। इसमें भी दो क्रियापद है, एक खाना, एक खा लिया। इस प्रकार के जितने भी उदाहरण आएंगे वो संयुक्त क्रियापद के अंदर आएंगे। दूसरा, नाम धातु क्रिया। पहली संयुक्त क्रिया, दूसरी है नाम धातु क्रिया। इसके अंदर जो क्रिया है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर, जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है,
उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। तो याद रखना, नाम धातु क्रिया जो क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों में धातु की तरह प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। या फिर इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते। वे क्रियापद जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे इसके अंदर हम उदाहरण ले लेते हैं, कौन कौन सी संज्ञा और सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है जिसमें नाम धातु क्रिया आती है। जैसे गरम लात, रंगना, लज्जाना, अपनाना, गरमाना, शमकाना आदि। इस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे वो नाम धातु क्रियापद में आएंगे। अगला प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला है प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं हैं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। क्या लिखा है? प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कोई कर्ता होता है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है और किसी को दूसरे को कहे कि तुम कार्य कर, तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य आएंगे वो किसके अंदर? प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आएंगे। मतलब कर्ता दो होंगे, एक कर्ता होगा वो दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे राम सुरेश से पत्र लिखवाता है। क्या है? राम सुरेश से पत्र लिखवाता है। राम करता है,
ये कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से क्रिया करवा रहा है। तो कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उसमें क्या करता है, प्रेरणादायक क्रिया। इसमें राम स्वयं है, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, सुरेश से पत्र लिखवाने का कार्य करता है। तो क्रिया कौन कर रहा है, सुरेश कर रहा है। तो ये निर्देश देता है, राम कहता है और सुरेश पत्र लिखता है। जैसे कविता सविता से पत्र पढ़वाती है, या फिर यह कविता स्वयं करता, ये कविता करता है, करता ये स्वयं कार्य नहीं करती है, दूसरे से क्रिया करवा रही है। या फिर माँ बेटी से भोजन बनवाती है। तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य आएंगे वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आएंगे। अगली क्रिया है पूर्वकालीन क्रिया। इसके अंदर जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा एक क्रिया पूरी होने के बाद एक क्रिया पूरी होने के बाद दूसरी क्रिया समाप्त हो तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती। पूर्वकालीन क्रिया किसे कहते हैं, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, किसी भी वाक्य के अंदर दो क्रियाएं प्रयुक्त हो रही हैं, उसमें एक क्रिया पहले पूर्ण हो जाती, समाप्त हो जाती है, एक पूरी होने के बाद में दूसरी क्रिया शुरू होती है और दूसरी क्रिया भी समाप्त हो जाती है, तब पहले समाप्त होने वाली क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे मोहन पढ़कर सो गया। उदाहरण क्या है, मोहन करता है, इसमें दो क्रियाएं हो रही हैं, पहले पढ़ने का कार्य कर रहा है, पहले पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में वो सो जाना और पढ़ना, इसमें दो क्रियाएं होती हैं। पहले ये क्रिया समाप्त पूरी हो रही है, उसके बाद में ये क्रिया संपन्न हो रही है। तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। ये पहले संपन्न हो रही है, तो पढ़ना यहाँ पे कौन सी है, पूर्वकालीन क्रिया है। इसी प्रकार लड़का खाना
खाकर जाएगा। यहाँ पर भी दो प्रकार की क्रिया है, एक तो खाना, एक खाकर और एक जाएगा। ये भी इसमें भी दो प्रकार के। मान लो इस प्रकार की पूर्वकालीन क्रिया होती है जो उसके अंदर अंत में मान लो, सामान्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य रूप से पूर्वकालीन क्रिया की धातु के अंत में, सामान्य रूप से पूर्वकालीन क्रिया की धातु के अंत में या तो के या कर या फिर करके लगा दिया जाता है। मतलब पूर्वकालीन क्रिया होता है, सामान्य रूप से उसमें क्रिया जो धातु होती हैं, इस धातु के, जैसे खाद धातु है, ये पट धातु है, इस पट धातु या खाद धातु, इनके अंत में या तो के आ जाएगा या कर आ जाएगा या करके लगा दिया जाता है, तो वो कौन सी क्रिया हो जाती है? पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। उसके बाद में आज्ञार्थक क्रिया, इसकी परिभाषा है जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। आज्ञार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा, अनुमति और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। मतलब किसी को आज्ञा देना या किसी को अनुमति देना या किसी से प्रार्थना करना कि आप ये काम करिए, ये आप। अब मैं उदाहरण लिख लेता हूँ जिससे आप समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण लिख लिया मैंने, तुम सब घर चले जाओ। इसमें क्या है? तुम सब घर चले जाओ, मतलब किसी को आज्ञा देना या किसी से को निर्देश देना कि आप सब घर चले जाओ। ऐसे निर्देश वाले, आज्ञा वाले या प्रार्थना वाले किसी भी कोई भी वाक्य आता है, वो आज्ञार्थक क्रिया के अंदर आएगा। जैसे दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ, आप चाय लीजिए, आप चाय लीजिए। इसमें भी आज्ञा वाला है या प्रार्थना वाला है, ऐसा वाक्य आते हैं, तो आप चाय लीजिए, वो भी आज्ञार्थक क्रिया के अंदर आएगा। एक और उदाहरण ले लेता हूँ, जरा शांत बैठो। इस प्रकार की जितने भी वाक्य आएंगे वो आज्ञार्थक क्रिया के अंदर आएंगे। अगली क्रिया है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया, क्या है? वे क्रियाएं जहां कर्म तथा क्रिया दोनों
दोनों एक ही धातु, दोनों एक ही धातु से बनकर सात प्रयुक्त होती हैं, उसे कहते हैं सजातीय क्रिया। क्या लिखा है कि किसी भी वाक्य के अंदर क्रम और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी हुई हो। भाई क्रम भी एक ही धातु से बनी हुई हो और क्रिया भी एक ही धातु से बनी हुई हो तो उसमें सजातीय क्रिया आएगी। जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूँ, भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी। अब लड़ाई लड़ी ये कर्म और लड़ी ये क्रिया, तो लड़ाई और लड़ी दोनों एक ही धातु से बनी, लड़ धातु से बनी हुई है। कर्म भी लड़ धातु से और क्रिया भी लड़ धातु से। तो किसी भी प्रकार के वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी हुई होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? सजातीय क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने साल सली, तो यहाँ पे साल और सली दोनों सल धातु से बनी, कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी हुई है। जैसे और भी उदाहरण बता दूं, जैसे गीता ने गीत गाया, गीता ने गीत गाया, तो गीत और गाया ये दोनों एक ही धातु से बनी हुई। जैसे मैंने पढ़ाई पढ़ी, तो इस प्रकार के जितने भी वाक्य आएंगे वो सजातीय क्रिया के अंदर आएंगे। मतलब कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनी हुई होती है तो वो सजातीय क्रिया के अंदर आएगा। इस प्रकार के हमने प्रयोग और रचना के आधार पर क्रिया के पद समाप्त होते हैं। मैंने दोनों प्रकार कर्म के आधार पर क्रिया और प्रयोग के आधार पर क्रिया दोनों विस्तार से बता दिया है। आगे अपन नया टॉपिक लेंगे कल से। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।